बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी टीचर साइमन नाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल से पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी ऑब्जर्वेशन। अगर हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन की मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ और एज अ डेफिनेशन कि एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है कि एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है कि किसी भी किस्म की न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्व हम करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम कॉलेज के स्टूडेंट लेते हैं, उनकी हाइट्स को ऑब्जर्व करें, तो हाइट हम कैसे करेंगे? किसी की 6.9 होगी, किसी की 7.9 होगी, किसी की 4.2 होगी। तो ये क्या है कि एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है। इसके एग्जांपल मैंने आपको क्या दे दी है, हाइट की। तो एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अब वेरिएबल्स आ जाता है। वेरिएबल्स की जो डेफिनेशन है, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल वेट हम ले रही हैं, वेट क्या हो रहा है, एज ले रही हैं। एज हमारी वेरिएबल्स है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये चेंज हो रही है, वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स बेसिकली हम बोलते ही चेंज को है, जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की डेफिनेशन अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जो एज है वो आपकी वेरिएबल है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। अब मैं आपको कहती हूँ कि जो वेरिएबल्स हैं उनको हम क्लासिफाइड करते हैं। इसको हम किस में क्लासिफाइड करें, ये क्लासिफाइड करें, इनको क्लासेस में डिवाइड करें हैं, तो 2 क्लासेस बनती हैं। एक होती है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एक क्वालिटेटिव। अब इसी वेरिएबल को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करें। एक हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव है, और एक हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है? हमारे पास जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं उनको हम क्या कहते हैं कि अ वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल व्हेन अ कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। जब हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकली, अगर हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को न्यूमेरिकली जो है शो कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप एज ले रहे हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव है। अगर आप किसी का वेट ले रहे हो तो वो हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव है। अगर हम इनकम ले रहे हैं, यकीनी बात है इनकम हम न्यूमेरिकली शो करेंगे, तो इनकम भी हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव है। या अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगा, 5 चिल्ड्रन हैं, 4 चिल्ड्रन हैं, तो ये हमारे पास क्या है कि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है कि quantitative variable when a characteristic can be expressed numerically, when a characteristic can be expressed numerically, when the characteristic can be expressed numerically is called a quantitative variable। और अगर ये नॉन न्यूमेरिकली हों, ठीक है, नॉन न्यूमेरिकली शोज किए जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। अगर ये हमारे पास शो हो रहे हैं नॉन न्यूमेरिकली, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्वालिटेटिव। अब इसकी एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी है, एज हो गई है, फिर हमारे पास इनकम हो गई है, तो ये हमारे पास क्या है कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, इनको हम न्यूमेरिकली शोज कर सकते हैं। जो हम नॉन न्यूमेरिकल कहते हो, जिसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एक्सप्रेस नॉन न्यूमेरिकली, तो उसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल। अगर कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एक्सप्रेस क्वांटिटेटिव, कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी
expressed in numerically, that is called the quantitative variable, and when the characteristic can be expressed non numerically, it's called the qualitative. अगर हमारे पास characteristics non numerically हालत में है तो हम उसको qualitative. For example अगर आप ले लेते हो आई कलर हमारे पास आ जाता है, तो आई कलर जो है वो हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है। क्या है कि क्वालिटेटिव, इसमें किसी की क्वालिटी बयान हो रही है। अगर मैं इंटेलिजेंस ले रही हूँ, अगर मैं क्वालिटी ले रही हूँ, अगर मैं जेंडर ले रही हूँ, अगर मैं एजुकेशन ले रही हूँ, तो दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड नॉन न्यूमेरिकल इफेक्ट्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव डेटा। अगेन बता रही हूँ, जो वेरिएबल्स हैं उनको हम क्लासिफाइड करते हैं टू कंसेप्ट में। एक हो जाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एक हो जाता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है कि न्यूमेरिकल इफेक्ट्स जो हैं एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल इफेक्ट्स हैं, जिसमें एज, इनकम एक्स्ट्रा आ जाता है। और इस वेरिएबल्स में हम क्या कहते हैं कि वी आर शोइंग द करेक्टरिस्टिक्स इन द नॉन न्यूमेरिकली डेटा। तो नॉन न्यूमेरिकली जब हम शो करते हैं तो आई कलर आ जाता है हमारे पास, एजुकेशन आ जाती है, इंटेलिजेंस आ जाती है, क्वालिटी आ जाता है, जेंडर आ जाता है, दैट इज़ ऑल इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव तो यहाँ ख़त्म हो जाता है। जो क्वांटिटेटिव है वो मज़ीद दो में डिवाइड हो जाता है। हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल को मेन टू और में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं डिस्क्रिप्ट रैंडम वेरिएबल आ जाता है, डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल, और एक आ जाता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हमने वेरिएबल्स को क्लासिफाइड किया तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में हो गया। क्वालिटेटिव तो यहाँ फिनिश हो गया। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है उसको मज़ीद दो में हम क्लासिफाइड करते होते हैं, जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। अब जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आर रैंडम वेरिएबल विच टेक्स ऑन फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। अगर हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं, दैट्स टेक द फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, दैट्स कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले रहे होते हैं, और कॉन्टिन्यूस रैंडम में हमारे पास क्या होते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब मैं इन दोनों को डिस्क्राइब करती हूँ। फर्स्ट हमारे पास है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच टेक्स ऑन फिनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एंड अ रैंडम वेरिएबल विच टेक्स ऑन इनफिनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब इसकी एग्जांपल तो मैं ले लेती हूँ। अगर प्राइजेज ऑफ वेजिटेबल्स हैं, प्राइजेज ऑफ थिंग्स हैं, इसकी क्या है, प्राइजेज ऑफ वेजिटेबल्स ले रही हूँ, तो दैट्स ऑल इंक्लूड इन द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्योंकि ये जंप करता है, हम इसके कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि वो एक एक पॉइंट को लेगा, वो एक एक पॉइंट से गुजर के जाएगा। ऐसे अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं तो वो एक एक पॉइंट से गुजर के जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। बट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कभी आप अप जाओगे, कभी आप फिर डाउन चले जाओगे, फिर आप अप जाओगे, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इट्स टेक द फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल प्राइजेज ऑफ वेजिटेबल्स जो हैं, कभी 20 रुपये होगी, कभी 50 रुपये हो जाएगी, कभी 10 रुपये हो जाएगी, कभी 25 हो जाएगी, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, मैं कहती हूँ कि the distance a shell will travel after being fired from a gun, so is called the example of a continuous random variable. The distance a shell will travel, अगर हम फायर करते हैं तो जो डिस्टेंस a shell will travel after being फायर फ्रॉम द गन, जो गन से वो जो शेल है उसका वो जहाँ जा रहा है, वो जहाँ जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। क्योंकि वो किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करेगा, वो तमाम के तमाम पॉइंट जो हैं उनको इंक्लूड करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की अगेन मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, द डिस्टेंस ए शेल विल ट्रेवल आफ्टर बीइंग फायर फ्रॉम द गन। फॉर एग्जांपल सेकंड अगर मैं ले लेती हूँ इसके एग्जांपल टेम्परेचर, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की सेकंड मेरे पास आ जाती है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है
कि टेम्परेचर जंप लगा के 42 से 50 नहीं हो सकता, 35 से 40 नहीं हो सकता, वो एक सीक्वेंस के तहत चलेगा जिसमें वो तमाम पॉइंट को कवर करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। मैं अगेन आपको ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। ये जो ऑब्जर्वेशन हमने डिस्कस की थी, ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या थी कि एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली सॉर्ट ऑफ फॉर्म में है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फिर हम अपने टॉपिक पे आ गए थे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हमने क्लासिफाइड किया था 2 कैटेगरी में। फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया था, क्वांटिटेटिव कैटेगरी थी, सेकेंड जो थी वो क्वालिटेटिव थी। क्वांटिटेटिव की जो मेन ये डेफिनेशन भी आ सकती है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, इफ़ वी आर टेकिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूमेरिकल डेटा दैट इज़ कॉल्ड द क्वांटिटेटिव, और अगर हम उसी करेक्टरिस्टिक को नॉन न्यूमेरिकल डेटा में ले रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द क्वालिटेटिव। अब न्यूमेरिकल में हम कैसे ले रहे थे कि अगर हम एज ले रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकली शो होगी, इसको हम नॉन न्यूमेरिकल शो नहीं कर सकते। नॉन न्यूमेरिकल कलर में क्या होगा कि आई कलर है, आप आई कलर ले रहे हो, वो ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, तो ये नॉन न्यूमेरिकल है। क्वालिटेटिव का किस्सा तो यहीं ख़त्म हो जाता है, मगर जो क्वांटिटेटिव है वो मज़ीद 2 और एस्पेक्ट्स में क्लासिफाइड हो जाता है। उसको हम जिस तरह क्लासिफाइड कर रहे थे उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में हम क्या कहते हैं, फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको इसकी एग्जांपल दिया है कि प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स के, कभी वो 50 होगी, कभी वो 25 होगी, कभी 20 होगी, वो एक फिक्स सीक्वेंस से नहीं चलेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में क्या होता है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो क्या लेता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले रहा होता है। जिस तरह मैंने इसकी एग्जांपल दी है, द डिस्टेंस से शेल विल ट्रेवल आफ्टर बीइंग फायर फ्रॉम अ गन, कि अगर एक शेल जो है उसको हम फायर करते हैं गन से, तो वो जो जितना डिस्टेंस जो हमारे पास होगा वो जो कवर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एज अ टेम्परेचर सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो एकदम से 42 से 50 नहीं हो सकता, वो तमाम पॉइंट्स को अंदर कवर करेगा जहाँ से वो गुजर के जाएगा। तो टेम्परेचर इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास मेजरमेंट स्केल होगा, एरर्स ऑफ मेजरमेंट होगा। इंशाल्लाह यकीन है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी टीचर साइमा नाज। आज हम 3rd ईयर के चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है मेजरमेंट स्केल। स्टूडेंट, मेजरमेंट स्केल हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि इट्स मीन द असाइनिंग ऑफ नंबर टू द ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट्स और स्केलिंग इन अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, कि जब हम एक प्रोसेस मेजरिंग में एक प्रोसेस लेते हैं जिसमें हम उसकी स्केलिंग बताते हैं, उस ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जर्वेशन लेते हैं नंबर्स की, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट स्केल। ये मैं अभी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आएगा। 4 किस्म के मेजरमेंट स्केल्स हैं। फर्स्ट मैं आपको नेम बताती जाती हूँ। फर्स्ट हमारे पास है नॉमिनल स्केल। फर्स्ट आपके पास क्या है, नॉमिनल स्केल। सेकेंड जो स्केल है आपके पास वो आपके पास है ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल। क्या है, ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल। थर्ड जो आपके पास स्केल है उसको हम कहते हैं इंटरवल स्केल। क्या कहते हैं, इंटरवल स्केल है, क्योंकि हमारे पास 4 स्केल्स हैं, मेजरमेंट ऑफ स्केल 4 हैं, तो जो 4 स्केल है वो हमारे पास है रेशियो स्केल। अब मैं साथ साथ इनकी आपको डेफिनेशन भी बताऊंगी और साथ इनमें डिफरेंस बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी ब्रीफली कि ये स्केल्स हैं क्या और किस मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं। मेजरमेंट स्केल में तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि इट्स अ नंबर
इट्स असाइनिंग द नंबर और ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट्स और स्केलिंग इन अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, कि जब हम नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जेक्ट्स और स्केल एक प्रोसेस के तहत मेजर करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट स्केल है। बट वो 4 मेजरमेंट स्केल हैं। फर्स्ट हमने क्या कह दिया है, नॉमिनल स्केल है। सेकेंड हमारे पास ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल है, इंटरवल स्केल है, रेशियो स्केल है। नॉमिनल स्केल जो स्टूडेंट है, इनकी सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगी। द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव और क्लासेस इज सेड टू बी अ कॉन्स्टिट्यूट अ नॉमिनल स्केल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये अब समझाती हूँ। वो कहते हैं कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरीज होती हैं। स्टूडेंट मैंने आपको कल भी बता दिया था, जो हम इसका नॉमिनल स्केल जो है हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरी में आता है। कैटेगरी अब हम क्यों कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरी? मैंने आपको कल भी बताया था, जो क्वालिटेटिव वर्ड है दैट इज नॉट मेजरिंग इन नंबर, इट्स यूज इन द नॉन न्यूमेरिकल नंबर्स। क्वालिटेटिव जो भी आएगा वो नॉन न्यूमेरिकल में होता है, वो नंबरिंग में कभी भी शो ऑफ नहीं होता। इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। अगर नॉमिनल स्केल में हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं कि स्टूडेंट्स को हमने मेजर करना है, तो स्टूडेंट्स को जो नॉमिनल स्केल में हम मेजर करेंगे उसको हम डिवाइड करेंगे, फीमेल में भी डिवाइड कर देंगे और मेल में भी। फॉर एग्जाम्पल मैं नॉमिनल स्केल ले रही हूँ, इसमें मैं स्टूडेंट्स को मेजर कर रही हूँ, तो जो स्टूडेंट्स को मेजर कर रही हूँ वो मैं 2 कैटेगरी में ले रही हूँ। फीमेल अलग कर देती हूँ और जो मेल हैं उनको मैं क्या कर देती हूँ, अलग कर देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल को मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि द ग्रुपिंग, द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरीज और क्लासेस इज सेड टू बी अ नॉमिनल स्केल। कि जब हम इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरीज में या क्लासेस में इस ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास नॉमिनल स्केल हो जाता है। जैसे कि मैंने अब स्टूडेंट अगर लिए हैं, तो स्टूडेंट मेरे पास मेल और फीमेल हो जाएंगे, इसमें डिवाइड हो जाएंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक नॉमिनल स्केल आ जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं रेनफॉल लेती हूँ, तो रेनफॉल जो है उसको मैं क्लासिफाइड कर ले सकती हूँ, उसको मैं हैवी भी कह सकती हूँ, मॉडरेट भी कह सकती हूँ और लाइट भी कह सकती हूँ। अब जो रेनफॉल है, रेनफॉल सेकेंड एग्जाम्पल मैं इसी की दे रही हूँ कि अगर मेरे पास रेनफॉल है तो मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ। पहले मैं हैवी कह रही हूँ, फिर मॉडरेटली कह रही हूँ, स्लोली या जो भी आप कह सकते हो, स्लो में भी हो सकता है, ठीक है। अब ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गई हैं रेनफॉल, तो ये क्या है, नॉमिनल स्केल है। सेकेंड, नेम से भी ज़रा अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल है। इसका मतलब है इसमें हम किसी चीज़ को रैंक देंगे, ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर करती हूँ कि इट्स इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉमिनल स्केल एंड इन एडिशन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग ऑफ मेजरमेंट। अब बड़ी इजी डेफिनेशन है। वो कहते हैं कि हम सबसे पहले इंक्लूड्स करेंगे नॉमिनल स्केल को प्लस रैंकिंग देकर जो हमारे पास कैटेगरी बनेगी उनको हम कहते हैं ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल। मीन हम डेफिनेशन इसकी क्या बना रहे हैं, नॉमिनल स्केल प्लस रैंकिंग, नॉमिनल स्केल प्लस रैंकिंग इज कॉल्ड द ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल। अब मैं इसको एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। अगर हम परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट लेते हैं तो हमारे पास एक्सीलेंट भी होंगे, गुड भी होंगे, फेयर भी होंगे एंड पुअर भी होंगे। बट इनको हम नंबर्स में अगर इंडिकेट करेंगे कि 1 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रैंक में आ जाएंगे। तो हमने पहले ही कह दिया था कि ऑर्डिनल प्लस रैंकिंग। मैं इसकी एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि मैं ले रही हूँ स्टूडेंट्स ले रही हूँ। तो जो स्टूडेंट हैं वो हमारे पास एक्सीलेंट हैं, गुड हैं, फेयर भी हैं और पुअर भी हैं, मतलब 4 में डिवाइड हो रहे हैं। पहले हम क्या कह रहे हैं कि एक्सीलेंट स्टूडेंट को ले रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड पे हमारे पास क्या हैं, गुड हैं। फोर्थ पे हमारे पास क्या हैं, फेयर हैं। एंड फोर्थ पे हमारे पास क्या हैं, पुअर हैं।
थर्ड पे हमारे पास फेयर है। अब ये हमने क्या कह दिया, और ये तो नॉमिनल स्केल की कैटेगरी थी, हमने कहा था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक्सीलेंट भी आ रहा है, गुड भी आ रहा है, फेयर भी स्टूडेंट्स हैं और पुअर भी स्टूडेंट हैं। बट जो ऑर्डिनल प्लस रैंकिंग स्केल है उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि नॉमिनल स्केल प्लस रैंकिंग plus doing the ranking, then we make the property of ordinal and ranking scale। अगर हम इसी को नंबरिंग दे देते हैं, रैंक दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको 1 रैंक दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, इसको 3 दे रहे हैं और इसको 4 दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द फुलफिल द कैटेगरी ऑफ ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल। तो ये ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल की जो कैटेगरी है, जो मेजरमेंट स्केल है, उस पर ये पूरा होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब थर्ड जो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल में बस एक डिफरेंस है, फिर मैं आपको इसको डेफिनेशन भी क्लियर करती हूँ। इंटरवल स्केल जो है दे नेवर स्टार्ट विद ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा, इसमें इंटरवल होगा बट ये कभी ज़ीरो को टच नहीं करेगा, ज़ीरो स्टार्ट नहीं होगा। एंड रेशियो स्केल जो है, रेशियो स्केल की मेन प्रॉपर्टी यही है, इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मीन ज़ीरो, मतलब ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ओरिजिन हम इसको बोलते हैं कि ये हमने ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, रेशियो स्केल। अब क्योंकि हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, थर्ड मेजरमेंट स्केल पढ़ रहे हैं, तो वो है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल की अगर आप कहते हो कि एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन है, तो वो है मेजरमेंट स्केल प्रोसेसिंग अ कांस्टेंट इंटरवल साइज डिस्टेंस बट नॉट अ ट्रू जीरो पॉइंट इज कॉल्ड एन इंटरवल। कि हमारे पास कांस्टेंट इंटरवल साइज होगा, उसका डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट होगा, नेवर स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, इट्स कॉल्ड अ इंटरवल स्केल, कि उसका कांस्टेंट इंटरवल साइज होगा। अब इसी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि वो कांस्टेंट इंटरवल साइज होगा बट नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, बट वो कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ज़ीरो से स्टार्ट, नेवर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, तो वो ज़ीरो से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो वो हमारे जो है इंटरवल स्केल की डेफिनेशन है। अब इसी की मैं एग्जांपल देती हूँ कि सेल्सियस और फॉरेन हीट का जो टेम्परेचर है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरवल स्केल की। देन हमारे पास नेक्स्ट जो फोर्थ एंड लास्ट वन मेजरमेंट स्केल है वो है रेशियो स्केल। स्टूडेंट, रेशियो स्केल मैंने आपको कहा था स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, ज़ीरो पॉइंट से। जैसे कि मैं डेफिनेशन बता देती हूँ कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ एन इंटरवल स्केल वेयर द स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज़ अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट एज इट्स ओरिजिन। कि ये कहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करता है, ट्रू ज़ीरो पॉइंट से एज इट्स ओरिजिन। ये जो ट्रू ज़ीरो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं। ट्रू ज़ीरो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं। तो इसका क्या है कि इस इंटरवल में स्केल में जो ख़ास बात है वो यही है कि स्केल मेजरमेंट हैज़ अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट इन इट्स ओरिजिन। The ratio scale is always used to measure weight, volume, length, distance and money. For example, मैं अगर रेशियो स्केल में ले रही हूँ तो मनी आपके पास हमेशा ये नहीं है कि वो एक फिक्स कांस्टेंट पॉइंट पे रहेगी। जैसे कि इंटरवल स्केल में हम फॉरेन हीट पे ले रहे थे कि दे नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो एंड कांस्टेंट इंटरवल साइज, तो इसमें वो नहीं प्रॉपर्टी होती। ये मनी हमारे पास कभी ज़्यादा होगी और एंड के महीने में हो सकता है हमारे पास ज़ीरो भी आ जाए। तो इस तरह जो रेशियो स्केल है उसमें हम स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो करते हैं। इसी तरह अगर डिस्टेंस ले रहे हैं तो डिस्टेंस जहाँ से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ट्रेवल द शेल आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम द गन। तो जो ट्रैवल करेगा गन से निकलते हुए शेल, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। जो शेल हम फायर कर रहे हैं गन से तो वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो मनी हो गया है, इसी तरह डिस्टेंस हो गया है, वॉल्यूम हो गया, लेंथ। तो ये तमाम एग्जांपल जो है रेशियो स्केल की हैं। मैं अगेन आपको 4 मेजरमेंट स्केल की जो है विद एग्जांपल एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि हमारे पास 4 मेजरमेंट स्केल है। जो मेजरमेंट स्केल हैं वो क्या हैं, 4 हैं। फर्स्ट हम कहते हैं नॉमिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल है। सेकंड ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल है, जो कि अपने नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें रैंकिंग स्टार्ट हो रही है। इंटरवल स्केल हमारे पास क्या था, जिसमें हम कहते थे कांस्टेंट इंटरवल साइज होता है और ये ज़ीरो से कभी स्टार्ट नहीं होता। और रेशियो स्केल में जो होता है हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है।
नॉमिनल स्केल की मेन प्रॉपर्टी या डेफिनेशन की थी, हम कहते थे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरी होते हैं। अब क्वालिटेटिव जो है दे नेवर यूज़ द न्यूमेरिकल नंबर। क्वालिटेटिव में हम कभी भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं लेते बल्कि नॉन न्यूमेरिकल नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एग्जांपल ली थी स्टूडेंट्स की, तो जब स्टूडेंट्स को हम नॉमिनल स्केल में डिवाइड कर रहे हैं तो वो फीमेल भी होंगे और मेल भी होंगे। हमने 2 कैटेगरीज में, अगर इसी तरह हम रेनफॉल का ले लेते हैं तो वो कैटेगरी में क्या होगा, वो हैवी भी हो सकता है, वो मॉडलिटी हो सकता है, वो स्लो हो सकता है। इसी तरह जो ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल है, ऑर्डिनल में एक तो नॉमिनल प्रीवियस डेफिनेशन की प्रॉपर्टी जो है यूज़ होती है, प्लस रैंक दे दिए जाते हैं, मेजरमेंट करने के लिए रैंक दे दिए जाते हैं। तो वो हमारे पास कौन सी मेजरमेंट स्केल फुलफिल करने लग जाती है प्रॉपर्टी, ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल, कि नॉमिनल स्केल प्लस रैंकिंग स्केल। जिस तरह हमने स्टूडेंट्स की एग्जांपल लिया है तो स्टूडेंट्स 4 किस्म के हो सकते हैं हमारे पास, एक्सीलेंट भी हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं, फेयर भी हो सकते हैं, पुअर भी हो सकते हैं। अब अगर यहाँ तक देखा जाए तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी पूरी कर रहे हैं नॉमिनल स्केल की। बट अगर हम इसे रैंक दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सीलेंट स्टूडेंट को हमने 1 रैंक दे दी है, गुड को हमने 2 दे दी है, फेयर को हमने 3 दे दिया है, पुअर को हमने 4 दे दी है, तो ये हमारे पर रैंक दे दिए गए हैं। तो हमने कहा था कि नॉमिनल प्लस रैंकिंग इज कॉल्ड द ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाती है विद एग्जांपल। अब इंटरवल स्केल की हमने क्या डेफिनेशन बताई थी कि मेजरमेंट स्केल प्रोसेसिंग ए कांस्टेंट इंटरवल साइज के, उसका जो इंटरवल साइज है, जो डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट इंटरवल साइज डिस्टेंस होता है, बट नॉट अ ट्रू जीरो पॉइंट, इज कॉल्ड द इंटरवल स्केल। इसके हमने क्या बताया था, सेल्सियस और फॉरेनहीट की जो एग्जाम्पल, इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल है। देन इसी तरह रेशियो स्केल जो है, रेशियो स्केल का क्या है कि इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इंटरवल स्केल वेयर द स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज़ अ ट्रू जीरो पॉइंट एज इट्स ओरिजिन। यहाँ इसका क्या होता है कि ट्रू जीरो पॉइंट होता है और उस ट्रू जीरो पॉइंट को हम ओरिजिन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाता है, जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि मनी की एग्जांपल है। देन सेकेंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, कि जब भी आप किसी चीज़ का डिस्टेंस नोट करोगे दे स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि आफ्टर द फायर फ्रॉम द गन द शेल ट्रेवल, तो इट्स आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, कि जब गन से हम फायर करते हैं तो जो शेल है वो जो ट्रैवलिंग शुरू करते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो पॉइंट। तो जो डिस्टेंस है वो भी रेशियो स्केल की एग्जांपल है और मनी भी जो है वो रेशियो स्केल की एग्जांपल है। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक मेजरमेंट स्केल, जिसको हमने 4 रैंकिंग में डिवाइड किया है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एरर ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी टीचर साइमन नाज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर तो आप किस एरर के बारे में फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेजरमेंट, आपने एरर को मेजरमेंट करना है। एरर क्या होता है कि आप जो भी चीज़ मेजर कर रहे हो, यकीनी बात है वो फिक्स नहीं आएगी, क्योंकि उसमें इंसानी मिस्टेक्स हो सकती हैं, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में मसला हो, तो वो एरर कहीं ना कहीं हमारी ट्रू वैल्यू में आ जाता है, ऐड हो जाता है। तो उसको आज हम कैलकुलेट करने का फार्मूला बताएंगे और एरर ऑफ मेजरमेंट के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट, एरर ऑफ मेजरमेंट की आप डेफिनेशन क्या ले सकते हो। डेफिनेशन आप कहते हो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब मैं क्या कह रही हूँ, इसकी जो डेफिनेशन है एरर ऑफ मेजर की, हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। फ्रेंड्स, ट्रू वैल्यू तो वो है जो हमें रियल में चाहिए, और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, जो हमने खुद से कैलकुलेट की है। अब जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू के दरमियान और एक्सपेक्टेड वैल्यू के दरमियान, उसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। अब इसके फार्मूले की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम कहेंगे कि
मेथड्स ऑफ मेजरमेंट जो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, उसकी वजह से अगर परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं आ रहा या एरर आ गया तो उसको हमने रिमूव कैसे करना है और इसका फार्मूला क्या है। द मेजरमेंट आर ऑलवेज रिकॉर्डेड करेक्ट टू द नियरेस्ट यूनिट एंड हेंस आर लिमिटेड एक्यूरेसी। अगर हम किसी भी यूनिट्स को मेजरमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो जो हमारे पास ट्रू रिज़ल्ट है उसके नियरेस्ट हो लेकिन वो ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ना हो। वो किस वजह से ना हो, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू कि उसमें कहीं ना कहीं एरर आ रहा होगा। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ये हम क्या कहते हैं, नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू होती है। हमारे पास क्या होते हैं, नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू होती है। ये ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब होती है बट इसमें कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, तो उस द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर ऑफ मेजरमेंट है। अब हम कहते हैं द एक्चुअल एंड द ट्रू वैल्यूज हाउ एवर एज्यूम्स टू एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट वेट इज रिकॉर्डेड 60 kg and his true weight in fact lies between 59.5 kg 60.5 kg, but his weight recorded 60 means the true weight is known as between 59.995 and 60 point। जब कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक स्टूडेंट का वेट नोट कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल ही मैं दे रही हूँ। एग्जांपल में आपको क्या दे रही हूँ कि अगर हमने एक स्टूडेंट का वेट जो है वो कंक्लूड किया है और वो हमारे पास क्या आ गया है 60 kg, बट हो सकता है वो 60 kg ना हो, वो हमारे पास क्या हो 59.5 kg हो, या हो सकता है हमारे पास 60.5 kg हो। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू है, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। Then there is a difference however small it may be between the measured value and the true value। ये difference बहुत ही थोड़ा हो सकता है बट ये आ रहा है तो it's mean it's error। This sort of departure from the true value which is technically known as error of measurement। ये जो departure है, ये जो दूरी है ट्रू वैल्यू के दरमियान और एक्सपेक्टेड वैल्यू के दरमियान, ये जो गैप है, डिपार्चर है ट्रू वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के दरमियान, तो इसको हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि दिस सॉर्ट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू टेक्निकली नॉन एज द एरर ऑफ मेजरमेंट। ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आर डिनोटेड बाय। अगर हम कह देते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है वो अगर हम डिनोट करें और एक्सपेक्टेड, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है वो एक तो वैल्यू है प्लस विद एरर है, और इस एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है। अब हम खुद कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमारे पास ट्रू वैल्यू का फार्मूला क्या आ गया, वेरिएबल क्या आ गए, x प्लस एरर आ गया। ये हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू, माइनस मीन डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या है, एरर ऑफ मेजरमेंट का क्या आ जाता है, फार्मूला आ जाता है। एरर ऑफ मेजरमेंट की डेफिनेशन भी यही है कि द डिपार्चर ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू या डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर ऑफ मेजरमेंट। तो सेम यही फार्मूला है, x प्लस एक्स हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, बट जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू का मीन है उसमें एरर भी इंक्लूड है। तो उस एरर को निकालते हुए हम ये कह रहे हैं कि ट्रू वैल्यू प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू। This error involves the units of measurement x and therefore called an absolute error। अगर हम इसी में एरर के यूनिट्स मेजरमेंट को x को इंक्लूड कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट एरर। एंड एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। अब हमारे पास एक और एरर आ गया जिसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर का फार्मूला हमारे पास क्या है कि हम कह रहे हैं कि अगर एब्सोल्यूट एरर को आप डिवाइड कर देते हो बाय द ट्रू वैल्यू, अगर हम एब्सोल्यूट एरर, अगर हमारे पास कौन सा एक एरर है एब्सोल्यूट एरर, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं विद ट्रू वैल्यू के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, रिलेटिव एरर आ जाता है। तो ये 3 एरर्स हमारे पास हमने निकाल लिए हैं विद फार्मूलाज। इसके बाद हमारे पास 2 एरर आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं, एक बाइज्ड है और एक अनबाइज्ड है। हमारे पास 2 एरर हैं, एक हमारे पास क्या है, बाइज्ड है
और सेकंड हमारे पास क्या है, अनबायस्ड। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि बायस्ड और अनबायस्ड हमारे पास क्या है। जो बायस्ड की डेफिनेशन है, हम कहते हैं द एरर विच इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग सैम्पल स्पेस। जो बायस्ड एरर है उसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड, इट्स इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड विद सैम्पल स्पेस, विद सैम्पल स्पेस। तो ये आप कह सकते हो कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी है और डेफिनेशन भी। द एरर विच इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग सैम्पल स्पेस। अब इसी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एन एरर इज सेड टू बी बायस्ड व्हेन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज कॉन्स्टेंटली हायर और लोअर देन द ट्रू वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, बायस्ड एरर आ जाता है। बायस्ड एरर अराइज फ्रॉम द पर्सनल लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये किस वजह से राइज हो रहा है, क्यों आ रहा है, कि हमारे पर्सनल लिमिटेशंस कि अगर हमने सही तरह से अपना डेटा कलेक्ट नहीं किया है, अपना डेटा प्रेजेंट नहीं किया है, एनालाइज नहीं किया है, पर्सनल लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वर जो है उसकी वजह से ये इम्परफेक्शंस आ रही हैं। फिर हम कह सकते हैं कि इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकता है हमारे पास जो आलात हैं वो सही तरीके के ना हो, तो उस वजह से भी एरर आ सकते हैं, या कोई दूसरी वजूहात भी इसमें आ सकती हैं। इसी तरह अगर हम अनबायस्ड एरर लेते हैं तो अनबायस्ड एरर जो है, एन एरर ऑन द अदर हैंड इज सेड टू बी अनबायस्ड व्हेन द डेविएशंस, इसकी सिंपल है, व्हेन द डेविएशंस द अनबायस्ड एरर आर अकर, कि जब भी डेविएशंस होंगे अनबायस्ड एरर जो है वो अकर होगा। और इसकी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो, द एरर विच डिक्रीज बाय इंक्रीज इन सैम्पल स्पेस। अनबायस्ड, इसको तो हम कहते हैं ना द एरर विच इंक्रीज बाय इंक्रीज इन सैम्पल स्पेस, इसमें आएगा द एरर विच डिक्रीज बाय इंक्रीज इन, एन एरर विच decreased by increased in sample space। तो मैं आपको अगेन ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे पास एरर ऑफ मेजरमेंट है। एरर तो है कि हम कहीं ना कहीं उस मेजर करते हुए अपना न्यूमेरिकल जो डेटा है उसको मेजर करते हुए हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। इसकी डेफिनेशन हमारे पास सिंपली क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर ऑफ मेजरमेंट। कि जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू के दरमियान और एक्सपेक्टेड वैल्यू के दरमियान, उसको हम कहते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो हमने खुद जो कैलकुलेट किया, ट्रू वैल्यू वो है जो एग्जैक्टली आंसर आना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू वो है जो हम खुद से प्रोसेस में ला रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उस पर फार्मूला लगा रहे हैं, फिर प्रेजेंट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है, जो कि नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू होती है। फिक्स ट्रू वैल्यू नहीं होती बट नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू होती है। नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू हम कैसे कह रहे हैं कि उसमें एरर इंक्लूड होता है। इसी तरह अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम एक स्टूडेंट्स का वेट ले रहे हैं, या हमने क्या लिया है, स्टूडेंट का वेट लिया है, तो स्टूडेंट का वेट हमने लिया 60 kg, बट हो सकता है वो 60 kg ना हो, जो ट्रू वैल्यू हो सकता है 59.5 kg हो या 60.5 kg हो। तो ये क्या है, जो डिफरेंस है थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। और वो मुख्तलिफ रीजंस की वजह से हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, हो सकते हैं कि वो पर्सनल लिमिटेशंस की वजह से हो या इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो सकते हैं। इम्परफेक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हमें एफिशिएंट रिजल्ट नहीं मिल सकता। जो इसका फार्मूला है हम एरर ऑफ मेजरमेंट का, वो सिंपल आप डेफिनेशन से भी कंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा है कि डिफरेंस मीन हम माइनस कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं डिपार्चर, जब मैंने ये भी बोला द डिपार्चर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो जो डिफरेंस है जो इसमें माइनस करेंगे ट्रू वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू में से, तो मैंने क्या लिया, ट्रू वैल्यू को माइनस किया एक्सपेक्टेड वैल्यू में से, तो ये फार्मूला बन गया है एरर ऑफ मेजरमेंट का। रिलेटिव एरर को हम क्या कह रहे थे कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया था, ठीक है, जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया था उसको आपने डिवाइड कर देना है ट्रू वैल्यू के साथ, तो वो आपके पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। अब इसी एरर में हम दो और एरर ले लेते, एक तो बायस था, एक अनबायस था। अब बायस की डेफिनेशन क्या है
क्या हम कहते हैं द एरर विच इंक्रीज बाय इंक्रीज इन सैम्पल स्पेस, और अनबायस्ड क्या होता है द एरर विच डिक्रीज बाय इंक्रीज इन सैम्पल स्पेस, जो डिक्रीज होता है सैम्पल स्पेस बढ़ाने से वो अनबायस्ड होता है, और बायस्ड हमारे पास क्या होता है कि जो सैम्पल स्पेस बढ़ाते जाओ तो वो एरर और भी ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, उसको हम कहते हैं बायस्ड। और बायस्ड एरर जो होता है वो किस वजह से अकर हो रहा होता है उस क्वेश्चन में, या तो हमारी पर्सनल लिमिटेशंस ऑफ द ऑब्जर्वर होती हैं या इम्परफेक्शन इन द इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, तो इसकी वजह से ये एरर आ रहा होता है। आज का हमारे जो टॉपिक था एरर ऑफ मेजरमेंट, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।